जी हां दोस्तों, वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को उठा ले जाने की चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी आई बाहर। लीक होते ही मच गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप की टीम वेनेजुएला में घुस करके उसके राष्ट्रपति को पत्नी के साथ उठा ले गई, और ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ संभव कैसे हुआ था, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी की सच्चाई है क्या, आपके सामने एक एक करके पर्दे खोलते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया, और इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकस से हिरासत में उठवा लिया। जिस वक्त ये मिलिट्री एक्शन हुआ, तब वेनेजुएला के सबसे एडवांस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। रूस से खरीदे गए S-300 और BU की M2 जैसे सिस्टम और कई मिसाइल लॉन्चर गोदाम में रखे हुए थे। मगर हैरानगी इस बात की थी कि गोदाम में पड़े पड़े मिसाइल लॉन्चर वहां उन्हें कोई चलाना नहीं जानता था, कोई चला ही नहीं पाया, और इसकी वजह से वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसना अमेरिका के लिए काफी आसान हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम वेनेजुएला और रूस की नजदीकी दोस्त की पहचान माने जाते थे। साल 2009 में वेनेजुएला ने अमेरिका से तनाव के बीच में रूस से इन्हें खरीदा था, और उस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने कहा था कि हथियार अमेरिका के किसी भी हमले को रोकने में सक्षम होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बीच चौंकाने वाली बातें सामने आई कि हमले के समय तैनात ही नहीं थे एयर डिफेंस सिस्टम। क्या ऐसा संभव हो सकता है? दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया कि हमले के समय एयर डिफेंस सिस्टम के कई हिस्से अभी भी गोदाम में पड़े हुए थे और तैनात ही नहीं किए गए। इससे पता चला कि महीनों की चेतावनियों के बावजूद वेनेजुएला अमेरिकी हमले के लिए तैयार था ही नहीं। पूर्व CIA अधिकारी रिचर्ड डे ला के टोरे के मुताबिक कई साल से चले आ रहे भ्रष्टाचार, खराब व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत कमजोर कर दिया था। वो बताते हैं कि इस सिस्टम को चालू रखने की जिम्मेदारी रूस की भी थी, क्योंकि रूसी ट्रेनर और टेक्नीशियन ही इन्हें ऑपरेट करने में मदद करते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन युद्ध में उलझे होने के कारण रूस वेनेजुएला में इन सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया पाया। कुछ पूर्व अमेरिकी अधिकारियों में यह भी कहा कि रूस ने जानबूझकर इन्हें ठीक से काम करने दिया ही नहीं, ताकि अगर अमेरिका विमान गिराए या अमेरिकी विमान गिराए जाते तो रूस को अमेरिका के गुस्से का सामना न करना पड़े। और इससे भी हैरानी वाली बात यह कि डिफेंस सिस्टम चलाने वाले ट्रेंड लोग ही नहीं थे। दोस्तों, आपको बताएं कि चावेज के दौर में वेनेजुएला ने रूस से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे थे, जिनमें फाइटर जेट्स, टैंक और कंधे से दागी जाने वाली हजारों मिसाइलें यानी कि पोर्टेबल मिसाइलें भी शामिल थी। इससे पहले वेनेजुएला अमेरिकी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन साल 2006 में अमेरिका की तरफ से हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने के बाद उसने रूस का रुख किया। हालांकि समय के साथ वेनेजुएला को रूसी हथियारों के लिए स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी मदद मिलना मुश्किल हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वेनेजुएला के पास ना तो इन्हें ठीक करने की क्षमता थी और ना ही इन्हें सही ढंग से चलाने का अनुभव। हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगेस ने तंज कसते हुए कहा कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाए। दोस्तों, यह भी वही बात सामने आई कि अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। बीते 15 वर्षों में रूस ने वेनेजुएला के जरिए इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। पूर्व अमेरिकी अधिकारी फियोना हिल के मुताबिक रूस ने 2019 में संकेत दिया था कि अगर अमेरिका यूक्रेन जंग में दखल ना दे तो वो वेनेजुएला में अमेरिका को खुली छूट दे सकता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के एनालिसिस में यह भी पाया गया कि अमेरिकी सेना ने उन जगहों को निशाना बनाया जहां बक एयर डिफेंस सिस्टम रडार निर्देशित सतह से हवा में मार गिराने वाले मिसाइल रखे गए थे। कई जगह सिस्टम गोदाम में ही तबाह हो गए थे, यानी वो इस्तेमाल के लिए तैयार ही नहीं थे। लागौर और कटियाला मार जैसे इलाकों में हुए धमाकों के बाद लोकल अधिकारियों ने कहा कि वहां दवाइयों के गोदाम थे, लेकिन वीडियो में जले हुए मिसाइल लॉन्चर दिखे। ला कॉलरोटा एयरबेस और
ह्यू ग्रोट के पास भी ऐसे ही सिस्टम तबाह हुए। वेनेजुएला के मिलिट्री एक्सपर्ट्स सासरे त्रुजिलो ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद से सेना पूरी तरह चौंक गई थी। रडार चालू नहीं थे, सैनिक सही जगह तैनात नहीं थे, अमेरिकी विमानों को कोई खतरा नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास चीन से मिले रडार भी थे, लेकिन अमेरिकी हमले में वो भी तबाह हो गए। इससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और बेकार हो गए। मादुरो ने पहले दावा किया था कि देश में हजारों रूसी मैनपैड्स तैनात थे, लेकिन हमले के दौरान इनके इस्तेमाल के बहुत कम सबूत मिले। एक वीडियो में मैनपैड्स दागे जाने का नजारा देखा, लेकिन उसके तुरंत बाद अमेरिकी विमानों की भारी जवाबी कार्रवाई हुई, जिससे बाकी सैनिकों ने उन्हें इस्तेमाल करने से परहेज किया। इस हमले ने रूस वेनेजुएला की दोस्ती को झटका दिया। हालांकि रूसी विदेश मंत्री सरगेई लार्वोव ने कहा था कि वेनेजुएला उनके लिए बेलारूस जितना अहम नहीं है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक ब्रायन नरज ने कहा कि रूस जरूरत पड़ने पर वेनेजुएला के काम नहीं आया, वो एक पेपर टाइगर साबित हुए। और इस बीच में अमेरिका रूस चीन के सलाहकारों को निकालने की मांग कर रहा है। अमेरिका वेनेजुएला पर अपना दबदबा बढ़ा रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो रूस, क्यूबा, ईरान और चीन के सलाहकारों को वेनेजुएला से निकालने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला को चेतावनी दी है कि अगर उसकी मांगें नहीं मानी गई तो कैरिबियन में मौजूद अपनी नौसेना का इस्तेमाल कर सकता है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर जारी करते हुए लिखा था, यह हमारा इलाका है। पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट ब्रायन रांजी के मुताबिक रूस सिर्फ अमेरिका को चिढ़ाने के लिए वेनेजुएला में मौजूद था, लेकिन उसने सीधे टकराव की हिम्मत नहीं दिखाई। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को लेकर के मौजूदा वक्त में कहीं न कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अमेरिका जहां पर अपनी मनमाना रवैया चला रहा है, तो दूसरी तरफ जिस अंदाज में वेनेजुएला पर अटैक हुआ, उसके राष्ट्रपति उनकी पत्नी को उठाया गया, जाहिर तौर पर ऐसा कुछ दूसरे देशों के साथ भी ट्रंप करने की सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानगी इस बात की है कि रॉकेट लॉन्चर अगर गोडाउन में पड़े हुए हैं और उनको चलाने वाला कोई नहीं है, रॉकेट लॉन्चर होने के बावजूद उसे तैनात नहीं किए गए, तो इसका मतलब यह है कि क्या वेनेजुएला का इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल था, या फिर वेनेजुएला जहां पर इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। और ये स्थितियां ये दर्शाती हैं कि आने वाले वक्त में ट्रंप ने दरअसल अपने इस मिशन को सक्सेसफुल तरीके से जिस अंदाज में आगे बढ़ाया है और वेनेजुएला उस पर कुछ कर नहीं सका, यहां तक कि ट्रंप ने वेनेजुएला का खुद को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके फेवर में हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके खिलाफ में हो, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, अगर उस पावर और ताकत का गलत इस्तेमाल करने लग जाए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर जिस अंदाज में पहले आरोप लगाए और उसके बाद जो तरीका ढूंढा वेनेजुएला पर अटैक करने का, उनके राष्ट्रपति को उठवाने का, यह दर्शाता है कि मौजूदा वक्त में सुपर पावर अमेरिका दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी उसी अना के अंदर अपनी उसी हनक को पूरी दुनिया पर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि इराक पर जब अमेरिका ने अटैक किया था तो कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे, पहले इराक के ऊपर और उसके बाद में वहां पर अटैक किया, वहां पर अपनी मिलिट्री डाल दी। सद्दाम हुसैन के डेथ सेंटेंस से लेकर उसके एग्जीक्यूशन से लेकर जिस अंदाज में अमेरिका ने इराक के बाद या फिर यूं कहें कि अफगानिस्तान को जिस तरीके से निशाना बनाया और होते होते जिस अंदाज में वेनेजुएला को एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने पेश किया दुनिया के सामने। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा देश है जहां दुनिया की सारी शक्तिशाली ताकतें वहां पर आईं, लेकिन कोई भी अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सका। न जाने अफगानिस्तान के उन पहाड़ियों में, न जाने अफगानिस्तान की उस डीएनए में ऐसी कौन सी चीज है, अमेरिका हो या सोवियत यूनियन, कोई भी वहां पर अपनी फतेह का परचम लहरा नहीं सका। और आज फिर से अफगानिस्तान, वही तालिबान जिस तालिबान के विरोध में पूरी दुनिया खड़ी थी, जिस तालिबान के विरोध में भारत खड़ा हुआ था, मगर आज तालिबान की सरकार है जिसकी एक्सेप्टेंसी पूरी दुनिया में है। लेकिन अमेरिका जिस हिसाब से वेनेजुएला के बाद अब दुनिया के दूसरे कुछ देशों को अपने निशाने पर ले रहा है, यह दर्शा रहा है कि आज
डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर है और वेनेजुएला उसके लिए एक एग्जाम्पल था। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।